नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्तोत्तर काल, जिसे वर्धवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी गुप्तवंश वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों चैनल पे जाइए, वहाँ पे गुप्तवंश की पहली वीडियो पड़ी हुई है, उसे देखिए। उसके बाद देखिए गुप्तोत्तर काल की ये वाली वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ से। गुप्त वंश के पतन के बाद क्या हुआ था दोस्तों? गुप्तोत्तर काल का उदय हुआ था, जिसमें बहुत सारे राजवंशों का उद्भव हुआ था। उन वंशों में मैत्रिक, मौखिर, पुष्यभूति, परिवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, इन राज्यवंशों में जो था दोस्तों, पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, तो इसलिए इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये थी थानेश्वर, हरियाणा में। उसके बाद इसका संस्थापक कौन था? दोस्तों संस्थापक था पुष्यभूति, जिसके नाम से ही पुष्यभूति वंश ये आगे चलकर जाना जाता है। इसका पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? पहला महत्वपूर्ण प्रभावशाली जो शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है दोस्तों, इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन, और इसकी पुत्री थी राज्यश्री। जो राज्यवर्धन था वो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था और राज्यश्री हर्षवर्धन की बड़ी बहन थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो दामाद था ग्रह वर्मा, ये मालवा के शासक देवगुप्त ने इसकी हत्या करी थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राजश्री, उसकी शादी हुई थी ग्रह वर्मा के साथ, जो कि ग्रह वर्मा था दोस्तों कन्नौज के मौखिर का राजा था। ये कन्नौज के मौखिर का राजा था ग्रह वर्मा, जिससे राजश्री का विवाह हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? मालवा का शासक था देवगुप्त, तो देवगुप्त ने इसकी ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी और राजश्री को बंदी बनाकर अपने यहाँ कारागार में डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? अब देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा था। ठीक है दोस्तों, राजवर्धन को शशांक ने मारा था। ये लंबी कहानी है, इससे हम डिटेल में समझेंगे। अब देवगुप्त को जिसने क्या हुआ था, ग्रह वर्मा की मतलब राज्यवर्धन के जीजा की हत्या कर दी थी, उसको अब राज्यवर्धन ने मार दिया था देवगुप्त को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, और राज्यवर्धन को शशांक ने मारा, और शशांक था गौड़ नरेश। ठीक है, इसने शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शशांक को क्या हुआ था, ये था शैव धर्म का। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, बोध गया में बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? तो दोस्तों शशांक था शैव धर्म का, इसलिए उसने जो बौद्ध वृक्ष था गया में उसे कटवा दिया था। पुष्यभूति वंश का महान शासक था कौन था? ये क्वेश्चन हमारा थर्ड। पुष्यभूति वंश का महान शासक था हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन था प्रभाकर वर्धन का सबसे छोटा पुत्र। इसने 16 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठ गया था। इसने शशांक को पराजित किया था, जिसने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखा देकर हत्या कर दी थी। उसके बाद इसने अपनी राजधानी जो थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, इसके दरबार में एक कवि था, उसका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, हर्षचरित एवं कादंबरी। हर्षचरित में जो हर्षवर्धन था महाराजा, उसका वर्णन मिलता है, और कादंबरी भी इसकी ही रचिता है, और कहते हैं कि ये कादंबरी इसने पूरी नहीं लिखी थी और इसकी मृत्यु हो गई थी कादंबरी कंप्लीट करने से पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसके बाद जब बाणभट्ट का देहांत हो गया था, तो उनके पुत्र जिसका नाम था भूषण भट्ट, उसने इसे कंप्लीट करा था। ठीक है, और ये दोनों ग्रंथ याद रखना दोस्तों संस्कृत साहित्य में है, संस्कृत में है। ठीक है, और कादंबरी को माना जाता है कि ये दुनिया का पहला उपन्यास था दोस्तों। उसके बाद हर्षवर्धन की रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद।
इसके काल में चीनी यात्री व्हेनसांग भारत आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चीनी यात्री व्हेनसांग भारत किसके काल में आया था। तो ध्यान रखना, चीनी यात्री व्हेनसांग जो था वो आया था राजा हर्षवर्धन के काल में, और जो पुष्यभूति वंश से बिलोंग करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कन्नौज सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने व्हेनसांग के सम्मान में किया था। तो कन्नौज में एक सभा आयोजन करी थी हर्षवर्धन ने, जो कि व्हेनसांग के सम्मान में की थी। ठीक है, व्हेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा है। व्हेनसांग का यहाँ आने का मकसद था, देखो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में एक तो उसका पढ़ने का मकसद था, तब नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में बहुत प्रचलित हुआ करता था, और दूसरा इसका था कि बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करना था। तो इसने सीयू की नाम की पुस्तक में अपना इसका वृत्तांत सुनाया हुआ है, इसका वृत्तांत लिखा हुआ है। व्हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र। ठीक है दोस्तों, आचार्य शीलभद्र व्हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। व्हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ करता था। तो दोस्तों ये करता था प्रयाग में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। दोस्तों हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और नर्मदा नदी के तट पर इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन को दोस्तों माना जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक था, लेकिन कुछ बुकें इसे मना भी करती हैं कि क्योंकि इसने बाद में अपना धर्म चेंज कर लिया था ह्वेनसांग के संपर्क में आने के बाद, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को फॉलो करने लग गया था। दोस्तों क्या होता है, बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं, एक है थेरवाद और एक है महायान शाखा। एक है थेरवाद और एक है महायान। सिर्फ दोनों में इतना अंतर है कि जो थेरवाद समाज के लोग हैं, या इन्हें हीनयान शाखा भी कहा जाता था, कि ये भगवान में या ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना पड़ता है। जबकि जो दूसरा हमारा महायान धर्म है, महायान के अनुयायी लोग होते हैं, वो मानते हैं कि लोगों को मिलजुल करके ईश्वर की, अकेला आदमी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसे औरों की मदद लेनी पड़ती है, तो इसलिए औरों के सहयोग से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं ये आपको मिलेंगे चीन में, जापान में, वियतनाम में, दक्षिण कोरिया में, उत्तर कोरिया में, सिंगापुर में। चीन में 78 और जापान में 95% के आसपास ये लोग हैं जो महायान धर्म को मानते हैं। दक्षिण कोरिया में 50% है दोस्तों, वियतनाम में 80% लोग महायान बौद्ध धर्म को मानते हैं, उत्तर कोरिया में 70% और सिंगापुर में मात्र 30%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। यात्रियों में राजकुमार वर्तमान शाक्यमुनि किसे कहा जाता है। दोस्तों यात्रियों में राजकुमार वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है व्हेनसांग को, जो क्या था, चीनी यात्री था, और कब भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में। उसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है। दोस्तों हर्षवर्धन को माना जाता है, लेकिन इसमें कई बार ये विवादास्पद भी है, क्योंकि इसने बाद में अपना बौद्ध धर्म भी चेंज कर लिया था, और इसका मानते हैं कि हर्षवर्धन का पूर्ण भारत पर भी इसने अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करा था। पंजाब का क्षेत्र था, दक्षिण में इसका जो बचा हुआ था वहाँ पे इसने विजय प्राप्त नहीं की थी। उत्तर में इसका काफ़ी था, और काफ़ी बड़ा एरिया इसने में अपना साम्राज्य था इसका, लेकिन फिर भी इसे माना जाता है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट और हिंदू शासक माना जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन ने किस वर्ष अपने दूत चीन भेजे थे। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने अपने दूत चीन में भेजे थे 641 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे
ये था हमारा पुष्यभूति वंश या गुप्तोत्तर वंश के बाद की सीरीज़। अगर आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हैव अ गुड डे।